नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत और सरकार के प्रस्ताव भेजने पर भी कोई रास्ता नहीं निकल सका है। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद बुधवार को सरकार ने किसान नेताओं को प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्ताव गोलमोल है, सरकार भलाई की बात कह रही है, लेकिन ये कैसे करेगी स्पष्ट नहीं है। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री के घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। उधर प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंदोलन की आगे की दशा व दिशा के बारे में बताया। किसानों ने 4 अहम ऐलान किए। नंबर 1, किसान शनिवार को देश भर में टोल प्लाजा फ्री कर देंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा। नंबर 2, देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान इसमें शामिल होंगे। जो शामिल नहीं हो पाएंगे वो दिल्ली कूच करेंगे। नंबर 3, अंबानी व अडानी के मॉल प्रोडक्ट और टोल को बाइकाट किया जाएगा। जियो के प्रोडक्ट्स का भी बाइकाट किया जाएगा। जियो की सिम को पोर्ट करवाया जाएगा। व नंबर 4, भाजपा नेताओं का नेशनल लेवल पर बाइकाट करेंगे। उनके बंगलों और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। कानूनों की वापसी तक आंदोलन नहीं थमेगा और ये तेज होता जाएगा। कर्नाटक अब देश का 21वां राज्य हो गया है जहां गोहत्या पर रोक लग गई है। बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार ने कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2020 पास करा दिया। कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विधेयक पेश होते ही सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए। अब तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत 20 राज्यों में गो हत्या अपराध की श्रेणी में आ चुके हैं। उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी भी इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच खींचतान का सीधा असर राजस्थान के पंचायत चुनाव पर पड़ा। यह पहला मौका होगा जब सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस के हाथ से बाजी निकलती दिख रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश से लेकर मैदानी स्तर तक संगठन के नाम पर कमजोर दिखी। भाजपा ने परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ा और प्रदेश में विपक्ष में होने के बावजूद ज्यादा सीटें निकाल लाई। 21 जिलों में जिला परिषद के चुनाव हुए। 14 जिलों में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। कांग्रेस का बोर्ड 5 जिलों में ही बन पाएगा। नागौर में 47 में से 20 सीटें भाजपा को मिली है। वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की मदद से बोर्ड बना सकती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर मंगलवार को बर्फबारी हुई। इससे प्रदेश में ज्यादातर इलाकों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग का कहना है कि 13 दिसंबर तक मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। लेह में मंगलवार को तापमान -4.4 डिग्री तक गिर गया। वहीं कारगिल में -0.2 डिग्री और द्रास में -3.1 डिग्री दर्ज किया गया। लेह में सिंधु की सहायक नदी फुटकर जमने लगी है। उधर जम्मू कश्मीर में आज लगातार दूसरे दिन बर्फबारी का अनुमान है। कश्मीर के पहाड़ों पर जहां बर्फ गिर रही है वहीं मैदानी इलाके बारिश से भीग रहे हैं। यहां जोजिला पास, पीर की गली, बनिहाल सेक्टर, पहलगाम, सोनबर्ग और गुलमर्ग में रात से बर्फबारी जारी है। इस वजह से श्रीनगर लेह हाईवे और मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। इनमें 2 डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। इनमें एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एक्सेस स्कीम PM वाणी है। इसका मकसद गांव-गांव तक वाईफाई नेटवर्क पहुंचाना है। दूसरी योजना अरुणाचल प्रदेश में 4G नेटवर्क और लक्षद्वीप में फाइबर केबल पहुंचाना है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर रोजगार योजना की भी मंजूरी दी गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सिंधु बॉर्डर का एक दिन शब्द कीर्तन से शुरू होती है शुरुआत, फिर चुस्कियों के साथ खबरों पर चर्चा और फिर लंगर की तैयारियां। 26 नवंबर से सिंधु बॉर्डर पर शुरू हुआ किसान आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। यहाँ का नजारा मिनी पंजाब जैसा है। हजारों किसान यहाँ जमा हैं। अभी कितने दिन रुकना है कोई नहीं जानता, पर तैयारियां लंबे वक्त तक ठहरने की है। हर व्यवस्था चाक चौबंद है। खाने से लेकर दवाई तक की व्यवस्था संभालने में हर किसी का अपना रोल है। सिंधु बॉर्डर पर तड़के जत्थों में किसान ढोल मंजीरे लेकर निकलते हैं, शब्द गाते हैं। इसी तरह रोज सुबह यह शुरुआत होती है। शब्द कीर्तन के बीच सभी किसान उठने लगते हैं। इसके साथ ही आंदोलन की खबरों पर चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। महिलाएं भी चाय की चुस्कियों के साथ आंदोलन पर अपनी राय एक दूसरे को बताती हैं। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। वे भी इससे पीछे नहीं रहना चाहती। सुबह के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ चाय नाश्ते के दौरान जुटती है। हर 100 से 200 मीटर पर सिंधु बॉर्डर पर ऐसा ही नजारा रहता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हजारों किसानों के लिए खाने का इंतजाम करना। लंगर में तड़के ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं ताकि
वक्त पर सभी को खाना मिल सके, राशन पानी की कमी न हो, इसका भी मैनेजमेंट पुख्ता है। पंजाब के गांव से लेकर सिंधु बॉर्डर तक रसद की डिलीवरी का इंतजाम किया गया है। इसके लिए भी टीमें बनाई गई हैं। आंदोलन के लिए हजारों लोग जुटे हैं, फिर भी कहीं अव्यवस्था नहीं है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि हर किसी को अपना रोल पता है। हर इंतजाम के लिए टीमें बनाई गई हैं। ये खाना, दवाइयाँ और जरूरत की दूसरी चीजें बांटती हैं। इन्हें सेवादार कहते हैं। इनमें सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे हैं। सूरज चढ़ते चढ़ते आंदोलन भी गर्माता है। दिन भर की हलचल पर नजर रखने के साथ हुक्के की गुड़गुड़ाहट के दौरान आगे की रणनीति तैयार की जाती है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में बड़ी तादाद में युवा भी पहुंचे हैं। वे पोस्टर्स के जरिए अपना सपोर्ट देकर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन में 8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। कोई भी पीछे नहीं है। आंदोलन को लेकर चल रही बयानबाजी से भी किसान अनजान नहीं है। कंगना रनौत के बयान से कुछ किसान खफा हैं और पोस्टर्स के जरिए अपनी नाराजगी बयां कर रहे हैं। शाम होते होते सोने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हंसी ठहाके लगते हैं, किस्सा गोई होती है। आंदोलन के तनाव भरे माहौल को हल्का करने का ये अच्छा तरीका है। किसी को गाड़ी में सोना है तो किसी को चारपाई पर, अगर किसी को जगह न मिले तो वह तिरपाल डालकर सड़क पर ही सो जाता है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने 2 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। मुंबई में कई जगहों पर छापे के दौरान 2.5 करोड़ रुपए की चर्च भी जब्त की गई है। एनसीबी के एक अधिकारी ने दावा किया है कि इस केस में ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। गिरफ्तार किए गए पेडलर्स के नाम जिनेंद्र जैन उर्फ रिगल महाकाल और मोहम्मद आजम जुमन शेख हैं। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पेडलर्स 2 दिन की रिमांड पर हैं। रिगल महाकाल ने सुशांत और रिया से जुड़े कई राज भी उगले हैं। इसके बाद रिया और बाकियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रह्मांड में एलियंस की मौजूदगी पर अक्सर बहस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस का अस्तित्व है तो कुछ इसे सिरे से खारिज करते हुए कोरी कल्पना बताते हैं। अब इजराइल के पूर्व स्पेस सिक्योरिटी चीफ हैम एहद ने एलियंस पर नया दावा किया है। एहद के मुताबिक ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं। अमेरिका और इजराइल कई साल से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। 87 साल के एहद को इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन स्पेस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में से एक माना जाता है। एलियंस पर उनके दावे से नई बहस शुरू हो सकती है। एहद ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में सब जानते हैं। वे शायद जल्द ही दुनिया को एलियंस की मौजूदगी के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एलियंस फेडरेशन ने ट्रंप को अब तक दुनिया के सामने राज खोलने से रोक रखा है। शायद उन्हें लगता है कि एलियंस के बारे में सुनकर इंसान पागल हो जाएंगे। नेपाल के पहाड़ी इलाकों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पैठ बनाने की चीन की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। भारत ने इसमें बाजी मार ली है। नेपाल ने काठमांडू के बिहार से रक्सौल तक रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। 136 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन बिछाने की जिम्मेदारी भारत की कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। खास बात यह है कि इस नेटवर्क का 42 किलोमीटर लंबा सेक्शन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत होगा। नेपाल की एक लोकल वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। चीन इस कोशिश में था कि यह तिब्बत से नेपाल तक रेल चलाए। इसके लिए वह लंबे समय से कोशिश कर रहा है। चीन भी काठमांडू तक रेल नेटवर्क पहुंचाना चाहता है। इसके लिए वह कई बार नेपाल से बातचीत भी कर चुका है, हालांकि उसे अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। बैंकों का रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। 14 दिसंबर से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इससे अब ग्राहकों को पैसे भेजने में आसानी हो जाएगी। अभी हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यह सिस्टम काम करता है। आरबीआई द्वारा दी गई इस सुविधा के बाद भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर आरटीजीएस राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहता है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी साल में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी को 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध कराने की सुविधा दी थी। शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड, पहली बार सेंसेक्स 46,000 के पार। बीएसई सेंसेक्स 494.99 अंक ऊपर यानी 46,103.50 पर और निफ्टी 136.15 अंक ऊपर यानी 13,529.10 पर बंद हुए। क्लोजिंग के लिहाज से दोनों इंडेक्स का यह हाईएस्ट लेवल है। सोने की कीमतें 412 रुपए गिरकर 49,697 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 956 रुपए गिरकर 64,236 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। सिंगापुर की कंपनी क्रिएटिव ने भारत में स्टेज V2 साउंड बार लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इसमें टीवी, कंप्यूटर और गेमिंग के लिए शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। कंपनी ने इसे क्रिएटिव स्टेज की सफलता के बाद लॉन्च किया है। ये घर के सभी हिस्से में और सराउंड साउंड देता है। इसके साथ 2 कस्टम ट्यून ड्राइवर जैसे मिड रेंज और टावर साइज सब वूफर के साथ फिट किया गया है। क्रिएटिव स्टेज V2 साउंड बार की दिसंबर के तीसरे सप्ताह से बिक्री शुरू होगी। इसे दिसंबर महीने में 9,999 रुपए की स्पेशल कीमत के साथ अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे।
स्पेशल ऑफर खत्म होने के बाद इसकी कीमत 17,999 रुपए हो जाएगी, यानी अभी इस पर 8,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। और अब बात आज के इतिहास की। वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र चाकी का जन्म 10 दिसंबर 1888 में हुआ। नोबेल प्राइज के फाउंडर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का निधन 10 दिसंबर 1896 में हुआ था। और अंत में भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार दादा मुनि यानी अशोक कुमार का निधन 10 दिसंबर सन 2001 में आज ही के दिन हुआ था।